स्वागत है भाई लोगों द बिगनिंग आफ्टर द एंड के 26वें पार्ट में सभी का स्वागत है। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा आर्ट एक डीईटी से मिलता है जिसके साथ आर्ट ट्रेनिंग करने वाला है और बहुत ही जल्द वॉर शुरू होने वाली है। इस वाले वीडियो के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन देखते हैं आर्ट उसी डीईटी के सामने खड़ा होता है जो कि कहता है मेरे ख्याल से अपने बीच में बातचीत करने के लिए ये वाला फॉर्म ज्यादा बेटर है। इस बंदे को देखकर आर्ट बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है ये एक ऐसा बंदा है जो कि व्हाइट कोर मेजेस से भी कहीं गुना ज्यादा ताकतवर है। ये एक डीईटी है। आर्ट अपने हाव भाव को काबू में करता है और कहता है अपनी बातचीत शुरू करने से पहले मैं कुछ सवाल क्लियर करना चाहता हूँ। अभी अभी गार्ड ने मुझे बताया कि ये गेट एल्नोर किंगडम जाने के लिए है और क्या वीरियन और टेसिया खतरे में है? जो बोल तुमने मुझे दी थी क्या ये सब उस कारण से हो रहा है? यह बंदा तुरंत आर्ट को दिखाता है वीरियन और टेसिया और कहता है जैसा कि तुम देख पा रहे हो दोनों ही सेफ है। तुम एक बोल एल्फ प्रिंसेस को दे चुके हो जिस कारण से उसका माना कोर फटने से बच चुका है और उसकी कंडीशन बेटर है। इस बात का ध्यान रखना कि जो सेकेंड बॉल बची हुई है उसे तुम खुद के लिए बचा कर रखो। अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि आखिर मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। तुम डिकेथिन कॉन्टिनेंट से हो और बहुत जल्द तुम लोगों को भी दूसरे कॉन्टिनेंट के बारे में सब कुछ पता चलने वाला है। डिकेथिन और अलेक्रिया ये दो कॉन्टिनेंट है जिनकी की देखरेख हम करते हुए आ रहे हैं। हम लोग इफेटस में रहते हैं और तुम्हारी रेसेस हमें डीटीज के नाम से जानती है, लेकिन पुराने काल से हम खुद को असुरास कहते हैं। आर्ट कहता है तो क्या वही डीटीज है जिन्होंने हमें आर्टिफैक्ट दिए थे जिस कारण से हम लोग मैजिक को सीख पाए? असुरा कहता है हाँ बिल्कुल, तुम सिर्फ आर्टिफैक्ट के बारे में ही जानते हो क्योंकि ओल्ड एल्फ किंग ने तुम्हें इतना ही बताया है और उन्हें इतना ही पता था, लेकिन जो असल में पूरी सच्चाई है वो तुम्हारी जगह पर कोई भी नहीं जानता है। हम असुरास ऐसे लोग हैं जो कि कभी भी तुम लोगों के साथ इंटरफेयर नहीं करते जब तक कि शांति या फिर बैलेंस खतरे में नहीं आता, लेकिन अब जो हमारा ये वाला नियम है वो टूट चुका है। कई समय पहले की बात है, इफेटस 3 हिस्सों में बट चुका है जिस कारण से इफेटस में कई सारी क्लैंस और कई सारी नई नई रेसेस आ चुकी है। तीनों हिस्सों में जो भी प्रजातियां राज करती है उन सभी की अपनी अपनी खुद की प्रायोरिटीज होती है, लेकिन फिर भी इफेटस की सभी क्लैंस में एक बात कॉमन है कि कोई भी तुम्हारी रेसेस के ऊपर नजर नहीं डालती थी। लेकिन अब जब से एग्रोना व्रिट्रा क्लैन का नया लीडर बना है उसने खुद के लोगों की पावर को बढ़ाने के लिए इस चले आ रहे रूल को तोड़ दिया। व्रिट्रा एक ऐसी क्लैन है जो कि खुद की मनमानियां करती रहती है। तुम इस क्लैन को साइंटिस्ट की एक टीम मान सकते हो जो कि माना के ऊपर लगातार रिसर्च करती रहती है। लीडर बनने के बाद जब से एग्रोना को पावर मिली है व्रिट्रा क्लैन की स्ट्रेंथ बहुत तेजी से ग्रो होते जा रही है। बाद में हम लोगों को पता चला कि एग्रोना और उसकी क्लैन लेसर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हुए आ रही है खुद की पावर को बढ़ाने के लिए। दोस्तों अभी तक अपन जिन 3 प्रजातियों को जानते हैं यानी कि एल्व, ड्वार्व और ह्यूमन, लेसर्स उन्हीं को ही कहा जाता है। और जो ये बंदा है एग्रोना ये लेसर्स की बॉडी का इस्तेमाल करता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ये सब जानकर आर्ट कहता है ये तो बहुत ही डरावनी बात है, लेकिन अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि इन सब से मेरा क्या लेना देना। असुरा कहता है तुम्हारा सवाल सही है, लेकिन अब से तुम्हें ध्यान रखना होगा क्योंकि तुम भी हम लोगों से जुड़े हुए हो। ऐसा कहते हुए असुरा आर्ट और सिल्वी के ऊपर मैजिक का इस्तेमाल करता है जिस कारण से सिल्वी अपने बड़े वाले फॉर्म में आ जाती है। असुरा कहता है हम कई सालों से लेडी सिल्विया को ढूंढते हुए आ रहे हैं और जब हमने उनके माना का पीछा किया तो हमें तुम मिले और तुम्हारे हाथों में एक डीटी यानी कि दोस्तों यहाँ पर सिल्वी की बात हो रही है। असुरा आगे कहता है
आर्थर, फिलहाल में तुम मेरी मास्टर की बेटी के साथ बॉन्ड हो, तुम मेरी मास्टर की डॉटर के साथ बॉन्ड हो, जो कि इन तीनों कॉन्टिनेंट्स में सबसे ज्यादा पावरफुल बीइंग है। आर्ट इस बात को रियलाइज करता है और कहता है तो ड्रैगन्स डीटीज होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रैंडमा सिल्विया और सिल्वी सबसे ज्यादा ताकतवर बीइंग्स में से एक है। असुरा कहता है ज्यादातर डीटीज के पास 3 फॉर्म्स होते हैं, लेकिन लेडी सिल्वी अभी छोटे फॉर्म में थी। हम असुरास अपने ह्यूमन फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं अपने माना को बचाने के लिए। अगर लेडी सिल्वी ऐसा नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब यह है लेडी सिल्वी का माना कोर अभी तक पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। कंडीशंस को देखते हुए एग्रोना के कारण से बहुत जल्द वॉर शुरू होने वाली है और तुम्हारा कनेक्शन लेडी सिल्विया के साथ है, इसी कारण से तुम एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हो। आर्थर लेवाइन, जब तक तुम हमारे साथी बनकर रहोगे हमें तुम्हें लेडी सिल्वी से अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्ट सीरियस होकर अपने मन में कहता है अगर मैं इन लोगों की मदद नहीं करता हूँ तो क्या ये लोग सिल्वी को मुझसे अलग कर देंगे। आर्ट कहता है इस वॉर के अंदर मेरा पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट इन्वॉल्व है, मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स सभी के सभी लोग, इसीलिए वैसे भी मैं तुम्हारा साथी ही हूँ। लेकिन फिलहाल में जो तुम पूछ रहे हो उसका मतलब निकल रहा है क्या मैं तुम्हारा प्यादा बनकर तुम्हारे कंट्रोल में रहूं या फिर नहीं रहूं। असुरा स्माइल करते हुए कहता है आर्थर, तुम्हारी एज को देखते हुए तुम काफी समझदार हो और तुम्हारा माना कोर भी अच्छा खासा डेवलप है, लेकिन जब तुम और लेडी सिल्वी इफेटस में पहुंच जाओगे तब हम तुम्हें ट्रेन करेंगे। ऐसा सुनकर आर्ट चौंक जाता है और कहता है क्या मुझे और सिल्वी को इफेटस आना होगा। असुरा कहता है हाँ, जो लेडी सिल्वी की पावर्स है वो तुम्हारे अंदर बंद पड़ी है। इफेटस वो अकेली जगह है जहाँ पर तुम अपने पूरे पोटेंशियल को इस्तेमाल करना सीख सकते हो। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तभी डिकेथिन का कोई चांस है एलेक्रिया के मेजेस का सामना करने के लिए। इसी मोमेंट पर सीन कैंपस में शिफ्ट होता है और अपन डीसी के बच्चों को देखते हैं। कर्टिस और क्लेयर को काफी दुख होता है कि उन्हें आर्ट को वहां पर पीछे छोड़ के आना पड़ा था। साथ ही साथ कैंपस में फालतू की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है रेसिज्म के नाम पर और कॉमन पीपल्स के खिलाफ में। कुछ बच्चों का ग्रुप है जो कि कैंपस में नेगेटिविटी फैला रहे हैं और उन लोगों को आर्ट से भी काफी दिक्कत है उसकी प्रोग्रेस को देखकर। आर्थर वाली बात को लेकर कैथलीन को कुछ ज्यादा ही गुस्सा रहा होता है और ये बच्चे लोग कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि डायरेक्टर सिंथिया किसी जरूरी काम से बाहर गई है। इतने में ही यहाँ पर एलिजा आ जाता है जो कि इन लोगों को आर्ट के बारे में बताने वाला होता है, लेकिन इतने में ही यहाँ पर एक अर्थक्वेक जैसा झटका आ जाता है। सभी डीसी मेंबर्स उसी तरफ भागने लग जाते हैं चेक करने के लिए। तभी कैथलीन अपनी मदर की बात को याद करती है। कैथलीन की मदर यानी कि ह्यूमन क्वीन कैथलीन को एक बहुत ही अच्छी बात सिखाती है। इस कारण से ह्यूमन क्वीन के लिए रिस्पेक्ट प्लस प्लस। जब कैथलीन छोटी थी वो किसी भी बच्चे से बात नहीं करती थी क्योंकि कैथलीन मानती थी सभी लोग छोटे हैं, छोटे स्टैंडर्ड के। क्वीन कहती है तुम बाकी बच्चों के साथ नहीं खेलती हो क्योंकि वो प्रिंसेस नहीं है, ये अच्छी बात नहीं होती। तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि प्रिंसेस होने से पहले तुम एक इंसान हो, इसीलिए तुम्हें मैटर नहीं करना चाहिए कोई कैसा भी हो, अमीर या फिर गरीब, पावरफुल या फिर कमजोर, या फिर एल्व या फिर ड्वार्व, कोई भी हो। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर स्पेशल होते हैं। एक इंसान हमेशा ही इंसान होता है, इसीलिए कभी भी किसी को जज या फिर नफरत मत करना इस बात को लेकर कि वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकता है। कैथलीन अपने मन में कहती है मदर हमेशा से ही स्मार्ट है और सभी की फिक्र करती है। मदर ने हमेशा मुझे और ब्रदर को सिखाया है कि किस तरीके से भेदभाव नहीं करना है। दोस्तों, क्वीन ने काफी लोगों से लड़ाई की होती है कैंपस के अंदर एक बिल्डिंग बनाने के लिए
जो कि एक मोन्यूमेंट की तरह काम करती थी तीनों रेसेस के बीच के अलायंस को शो करने के लिए। इस बिल्डिंग को तीनों रेसेस के कल्चर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था ताकि इससे एकता को बढ़ाया जा सके। लेकिन आज प्रिंसेस कैथलीन अपनी आंखों के सामने देखती है उसी बिल्डिंग के अंदर एक धमाके के साथ आग लगी हुई है। तुरंत यहाँ पर मौजूद बच्चे और प्रोफेसर ग्लोरी आग को बुझाकर सिचुएशन के ऊपर काबू पाते हैं। कैथलीन अभी भी बहुत गुस्से में होती है और वो चिल्लाकर चार्ल्स का नाम लेती है। इतने में चार्ल्स को पीछे से थियो उठा लेता है। कैथलीन और थियो श्योर होते हैं कि बिल्डिंग की आग के पीछे चार्ल्स का ही हाथ है, क्योंकि इस बंदे का नाम अक्सर ऐसे मामलों में आते रहता है। लेकिन इतने में ही यहाँ पर एक प्रोफेसर आ जाता है जो कि डीसी के बच्चों को चिल्लाने लग जाता है, ये कहकर कि तुम बिना किसी सबूत के चार्ल्स के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। तभी प्रोफेसर ग्लोरी बीच में आ जाती है जो कि सिचुएशन को संभालती है। कैथलीन और थियो का बहुत ही दिमाग खराब होता है कि चार्ल्स इतनी आसानी से बच के निकल रहा है। अगले सीन में अपन देखते हैं एलिजा को जो कि ट्रेनिंग कर रहा है। एलिजा फिलहाल में लाइट ऑरेंज स्टेज पर है जो कि आर्ट को याद कर रहा होता है। एलिजा ऑलरेडी सभी लोगों को बता चुका है कि आर्ट जिंदा है और सेफ है। ये जानकर सभी लोगों को खुशी होती है। एलिजा अपने मन में कहता है आर्ट क्वाड्रा एलिमेंटल है सॉलिड येलो कोर के साथ में, और इतना ही नहीं उसके पास ड्रैगन बीस्ट विल भी है। क्या सभी लोग आर्ट की एबिलिटीज के बारे में जान जाएंगे उसके बाद में भी आर्ट की इतनी ही चिंता करेंगे? मेरे ख्याल से हाँ, क्योंकि पावर और स्किल्स अलग बात है। प्रिंसेस टेसिया और डीसी के मेंबर्स आर्ट की जेन्युइन चिंता करते हैं। क्या अगर मैं ड्वार्फ्स के बीच में नहीं पला बड़ा होता तो लोग मेरी भी ऐसी ही चिंता करते। हम दोनों ही नेचुरली बीस्ट है, लेकिन सारी सिचुएशंस आर्ट के फेवर में काम कर रही है। एलिजा के इतना सोचते ही एलिजा का सिर दोबारा से दर्द करने लग जाता है और उसके दिमाग में आर्ट की मेमोरीज घूमने लग जाती है। एलिजा तुरंत खुद पे कंट्रोल करता है और कहता है मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आर्ट ने हमेशा ही मेरा ख्याल रखा है। वो खुद से उसकी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ रहा है और अगर मुझे उसके साथ में खड़ा रहना है तो मुझे भी ताकतवर बनना होगा। दोस्तों, जो भी बातें एलिजा ने अभी कही है उसमें एक डाउट की बात है कि आखिर एलिजा को कैसे पता चला आर्ट की एबिलिटीज और बीस्ट विल के बारे में। दोस्तों, अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है एलिजा के अंदर भी कोई ना कोई पावरफुल बीस्ट विल मौजूद है और साथ ही साथ एलिजा कहीं न कहीं आर्ट की पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। इसी मोमेंट पर सीन शिफ्ट होता है और अपन एल्नोयर किंगडम के गेट के पास एक लंबी लाइन को देखते हैं। लाइन में जितने भी लोग लगे हैं ये सभी लोग व्यापारी है जो कि बिजनेस करने के लिए एल्नोयर किंगडम में जाना चाहते हैं। इतने में अपन यहाँ पर आर्ट को देखते हैं जो कि एक एल्फ लड़की के साथ एल्नोयर किंगडम के अंदर जा रहा होता है। ये देखकर इस बंदे को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और आर्ट से झगड़ने लग जाता है, क्योंकि ये बंदे काफी लंबी देर से लाइन में खड़े हैं और आर्ट डायरेक्ट ही अंदर जा रहा है। ये बंदा फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है और आर्ट के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इतने में ही आर्ट ब्लू फ्लेम्स का इस्तेमाल करता है और इस बंदे को डरा देता है। आर्ट बड़े ही स्वैग के साथ एल्नोयर किंगडम के अंदर चला जाता है और ये लड़की डायरेक्ट आर्ट को रॉयल पैलेस के पास लेके चली जाती है। आर्ट यहाँ के गार्ड से बात कर रहा होता है, तभी एकदम से यहाँ पर एक धमाका होता है। आर्ट अपने सामने देखता है वीरियन और टेसिया को। टेसिया एल्डरवुड गार्डियन के साथ पूरी तरीके से इंटीग्रेट हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। टेसिया को कंट्रोल करने के लिए वीरियन आर्ट की मदद मांगते हैं और आर्ट डायरेक्ट अपनी बीस्ट विल का इस्तेमाल करता है और टेसिया की सारी जड़ों को जमा देता है। आर्ट बहुत जल्द सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और पूछता है टेस, क्या तुम ठीक हो? टेसिया कहती है मुझे इस बात से नफरत है कि हर बार तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ती है। आर्ट कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है जो कि मैंने तुम्हें ऐसी बीस्ट विल दी। टेसिया कहती है नहीं,
तुमने तो मुझे मौका दिया है और भी ज्यादा ताकतवर ग्रो होने का। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ताकतवर ग्रो हो जाऊं और तुम्हारा साथ दे सकूं। इसी मोमेंट पर सीन शिफ्ट होता है और अपन असुरा को देखते हैं जो कि आर्ट के ऊपर नजर रख रहा होता है। असुरा कहता है अभी से इसे सब कुछ बता देना जल्दबाजी होगी लेडी सिल्विया और सिल्वी के बारे में। दोबारा से अपन आर्ट और टेसिया को देखते हैं जो कि बहुत ही रोमांटिक मूड में एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अचानक से इन दोनों का कंधा हल्का सा टच हो जाता है और इतने में ही ये दोनों भाई क्या ही शर्मा रहे हैं। वीरियन इन दोनों को किसी सेफ जगह पर ले जा रहे होते हैं। तभी आर्ट फील करता है कि टेसिया की बीस्ट विल कितनी अलग है जो कि अभी भी टेसिया की बॉडी और माना के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रही है। टेसिया फिलहाल में सो रही होती है और इतने में वीरियन कहते हैं मेरे ख्याल से टेसिया के माना को कम कर देना चाहिए सील लगाकर जब तक कि वो एल्डरवुड गार्डियन की विल के ऊपर बेटर कंट्रोल नहीं कर लेती। लेकिन अगर अपन ऐसा करते हैं तो वो इमरजेंसी के दौरान खुद का बचाव नहीं कर पाएगी। आर्ट कहता है हाँ अगर ऐसे में अपन किसी आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करें टेसिया के डिफेंस के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया बात होगी। इसी के साथ बातों बातों में ही वीरियन आर्ट से एक सीरियस सवाल पूछते हैं। आर्ट क्या तुम मेरी ग्रैंड डॉटर को सचमुच में पसंद करते हो या नहीं? आर्ट बहुत ही सोच समझकर जवाब देता है हाँ मैं पसंद करता हूँ लेकिन अभी भी मुझे प्यार और पसंद में डिफरेंस नहीं पता। मुझे उम्मीद है कि टाइम के साथ मुझे इस बारे में पता चल जाएगा और आपकी ग्रैंड डॉटर से शादी करने के ख्याल से पहले मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। यह जवाब वीरियन को अच्छा लगा होता है और भाई साहब इतने में ही अपन देखते हैं टेसिया सिर्फ सोने का नाटक कर रही होती है और वो आर्ट की सारी बातें सुन चुकी है। आर्ट अपने मन में कहता है जैसी केयर मैं टेसिया की करता हूँ वो बाकियों के कंपैरिजन में अलग है। फिलहाल में मैं बेस्ट ये कर सकता हूँ कि मैं टेसिया को प्रोटेक्ट करूँ। इतने में ये लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर किंग और क्वीन मौजूद होते हैं। किंग और क्वीन यहाँ पर इसलिए है क्योंकि इन दोनों के पास खबर आई होती है कि इनकी रहने वाली जगह यानी कि पैलेस तबाह हो चुका है। अब ये सारा कांड किया तो टेसिया ने होता है लेकिन वीरियन अपनी प्यारी ग्रैंड डॉटर को बचाने के लिए अपना नाम आगे ले लेते हैं कि मेरी वजह से पैलेस डिस्ट्रॉय हो गया। कुछ टाइम में पैलेस दोबारा से तैयार हो जाएगा इसीलिए मेरा ख्याल है कि अपन लोग रीनिया से मिलने चले जाएं। रीनिया ने अपनी रहने की जगह सिक्योरिटी के कारण से बदल दी है और वो बार बार मुझसे कहती रहती है कि वो आर्थर के फ्यूचर में इंटरेस्टेड है। इसी कारण से दोस्तों ये सभी लोग एक साथ जाने लग जाते हैं रीनिया से मिलने के लिए। जैसे ये सभी लोग रीनिया की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं तभी अपन देखते हैं सिल्वी एक अटैक का इस्तेमाल करती है एक माना बीस्ट को मारने के लिए। यह देखकर किंग कहते हैं आर्थर जब भी मैं तुम्हारी बॉन्ड को देखता हूँ मुझे हमेशा ही हैरानी होती है। आर्ट कहता है हाँ आपको भी और मुझे भी। किंग कहते हैं मैं तुम्हें दोबारा से धन्यवाद कहना चाहता हूँ जो तुम मेरी डॉटर का इतने अच्छे से हमेशा ही ख्याल रखते हो। आर्ट सोचते हुए कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है टेसिया भी हमेशा मेरी मदद करती रहती है जब भी मेरा दिमाग खराब हो जाता है वो मुझे संभाल लेती है। किंग हंसते हुए कहते हैं एक 13 साल के बच्चे से ऐसे जवाब की मैंने उम्मीद नहीं की थी और साथ ही साथ कुछ तो कारण है जिससे कि हमेशा ही तुम एक बड़े आदमी की तरह फील होते हो। मैं ये बात कॉम्प्लीमेंट की तरह नहीं कह रहा हूँ एक बेसिक सी बात है कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे को बड़ी बातों के लिए चिंता करनी पड़े। आर्ट अपने मन में कहता है इसमें अब मैं भी क्या कर सकता हूँ। लगभग 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं मेरे चाइल्डहुड को खत्म हुए। किंग कहते हैं आर्थर क्या तुम्हें पता है तीनों रेसेस के बीच में जो काउंसिल बनी है उसका कारण तुम हो। अगर मैं तुम्हें सच कहूँ तो वॉर के बाद से ह्यूमंस के लिए मेरा कोई भी अच्छा
अच्छा इंप्रेशन नहीं है। इंसानों के कारण से मैंने अपनी मदर को खो दिया था और मैंने ये ठान लिया था कि मैं इंसानों को कभी माफ नहीं करूंगा। और इसके भी कई सालों बाद टेसिया को ह्यूमन स्लेव ट्रेडर्स ने किडनैप कर लिया था। इतना सब होने के बाद मैंने देखा कि एक इंसानी बच्चा मेरी बेटी को सेफली मुझ तक वापस लेके आया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम में इतनी हिम्मत भी थी कि तुमने मेरे गुस्से का सामना किया था और मुझे सही जवाब दिया था। उस समय पर जो तुमने मुझे लेक्चर दिया था वो जरूरी था मेरी आंखें खोलने के लिए। मैं ये तुम्हें सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है तुम्हें अपना फैमिली मेंबर बनाने में। इतने में क्वीन कहती है ये सिर्फ कूल बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। जब भी ये तुम्हें देखते हैं इन्हें काफी खुशी होती है और ये दोबारा कोशिश करते हैं तुमसे मिलने की। एकदम से किंग कहते हैं मेरियल ये तुम क्या कह रही हो। क्वीन कहती है अगर तुम अकेले में बात करना चाहते थे तो तुम्हें एक बैरियर बना लेना चाहिए था। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम जानबूझ के चाह रहे थे ये सारी बातें हमें सुनाने का। ऐसा सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं और टेसिया जानबूझकर एक्टिंग कर रही होती है कि उसने तो कुछ सुना ही नहीं है। इतने में ही अपन देखते हैं यहाँ पर एक अजीबोगरीब माहौल क्रिएट होने लग जाता है और अचानक से ही रीनिया इन लोगों के सामने आ जाती है। इस कारण से आर्ट चौंक जाता है और आर्ट रीनिया के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वीरियन रीनिया को बचा लेते हैं। फटाक से टेसिया रीनिया के गले लगती है और कहती है ग्रैंडमा आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। इसके बाद रीनिया आर्ट से कहती है आर्थर काफी साल हो चुके हैं तुम्हें देखे हुए, तुम तो काफी ज्यादा हैंडसम ग्रो हो चुके हो। अगर मैं 100 साल छोटी होती बिल्कुल तुम्हारी उम्र की तो ऐसे में मैं तुम्हें खुद के लिए रख लेती। तुम चाहो तो वीरियन से भी पूछ सकते हो, तुम्हारी उम्र में मैं किसी से कम नहीं थी, सभी लड़के मुझे देखते ही फिसल जाते थे। क्वीन कहती है आर्थर रीनिया सही है, मेरी मदर ने मुझे बताया था कि सारी लड़कियां रीनिया से जेलस फील करती थी। वीरियन कहते हैं बस कुछ भी, मेरे हिसाब से तो ज्यादा से ज्यादा ये सिर्फ एवरेज थी और कुछ भी नहीं। रीनिया कहती है तुम ऐसा कह सकते हो क्योंकि तुम्हारी नजर तो सिर्फ एक ही लड़की के ऊपर टिकी हुई थी। रीनिया के ऐसा कहते ही यहाँ का माहौल सीरियस हो जाता है। ये बात समझते हुए रीनिया माफी मांगती है कि मुझे इतनी सेंसिटिव बात नहीं कहनी चाहिए थी। आर्ट भी नहीं जान पाता कि वीरियन की लाइफ में वो कौन लड़की थी। दोस्तों मेरे ख्याल से वो वीरियन की वाइफ हो सकती है, यहाँ पर तो कुछ नहीं बताया गया है। इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये सभी लोग रीनिया के घर के पास पहुंच जाते हैं जो कि एक झरने के पास बहुत ही खुफिया जगह पर बना होता है। रीनिया कहती है अंदर कोई भी लाइट का इस्तेमाल मत करना, अपन लोगों को थोड़ी देर अंधेरे में ही आगे बढ़ना है। इसी के साथ दोस्तों ये लोग पहुंच जाते हैं रीनिया के घर में। सभी लोग शांति से बैठ जाते हैं और रीनिया सभी लोगों को चाय वगैरह देती है पीने के लिए। थोड़ी ही देर में आर्ट और रीनिया को छोड़कर यहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोग एक एक करके सो जाते हैं। ये काम रीनिया का होता है, जरूर से इस ड्रिंक के अंदर कुछ न कुछ मिला हुआ था। ये देखते हुए आर्ट कहता है आप मेरे बारे में ऑलरेडी काफी कुछ जानती है ना, क्या मुझे कुछ कहना चाहती है जो कि सिर्फ मुझे ही पता होना चाहिए। रीनिया कहती है हाँ बिल्कुल, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें अपनी डिवाइनर पावर्स के बारे में बताना चाहती हूँ। आर्ट बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो जाता है और अपने मन में कहता है ऐसी पावर्स के बारे में टेक्स्ट बुक्स के अंदर भी कुछ भी नहीं लिखा है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रेयर मैजिक होता है। रीनिया कहती है शायद से तुम्हें इस बारे में ऑलरेडी पता है या फिर नहीं पता है। ऐसे डेविएंट्स जो कि चारों में से किसी एलिमेंट के हायर फॉर्म को अचीव करते हैं, ऐसे लोगों को अपने मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए किसी और तरीके की पावर की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारी मदर एक इमिटर है जिसके पास हीलिंग एबिलिटी
है और ये बाकी के रिकवरी स्पेल्स के मुकाबले कई गुना ज्यादा बेटर है। मैं अपनी जिंदगी में कई सारे डेविएंट से मिल चुकी हूँ अलग अलग पावर्स के। इन सभी में एक बात कॉमन है, सभी लोग अपने अपने माना पूल का इस्तेमाल करते हैं मैजिक को इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन जिस तरीके के एलिमेंटल डेविएंट तुम हो, ये लोग उस डेविएंट मैजिक से अलग है। जो हम डिवाइनर्स होते हैं, हमारी पावर्स भी एकदम अलग तरीके से डेवलप होती है, जो कि हमारे जिंदगी में किसी भी वक्त डेवलप हो सकती है। टाइम टाइम पर हम डिवाइनर्स की आंखों के सामने धुंधली फ्यूचर की इमेजेस आती रहती है। ज्यादातर टाइम ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं होती और बहुत ही अजीब ढंग से आती है, मुश्किल से ही कुछ समझ में आता है। जितनी भी फ्यूचर की झलके हमें दिखती है, उसके लिए हमारा बिल्कुल भी माना खर्च नहीं होता है। इसी कारण से हमारा इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। आर्ट कहता है, जब मैं छोटा था उस टाइम पर आपने किस तरीके के स्पेल का इस्तेमाल किया था मेरे पेरेंट्स से मेरी बात कराने के लिए। जीनिया कहती है, वो एक ऐसा स्पेल था जिसे कि मैंने अपनी डिवाइनर पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद से ही बनाया था। असली डिवाइनेशन वो होता है जिससे कि अपन फ्यूचर को अच्छे से रीड पाए कि कोई भी चीज कहां पर और कब होने वाली है। आर्ट कहता है, एल्डर रिनिया मुझे माफ कीजिए, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जब डिवाइनर आपकी ट्रू पावर है, लेकिन उसमें भी आप अपने माना कोर का इस्तेमाल नहीं कर सकती हो, तो फिर ऐसे में आप कैसे अपने मैजिक को इस्तेमाल करते हो? जीनिया जवाब देती है, खुद की लाइफ से। जब भी हम डिवाइनर्स को जानबूझकर फ्यूचर देखना होता है, तो ऐसे में हम अपनी खुद की जिंदगी को कम कर लेते हैं। डिवाइनर्स की यही असली पावर होती है, और इसके अलावा जो भी स्पेल्स होते हैं, ये तो कोई छोटी मोटी ट्रिक्स होती है। क्या तुम्हें याद है जब थोड़ी देर पहले मैंने वीरियन की वाइफ का नाम लिया था? वीरियन की वाइफ का नाम लानिया था। लानिया भी एक डिवाइनर थी, लेकिन मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर। मेरे कंपैरिजन में जो लानिया के सामने फ्यूचर की झलके आती थी, वो लंबी होती थी और ज्यादा क्लियर होती थी। फिजिकल ब्यूटी के मामले में भी वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, जिससे कि हर एक एल्फ लड़की या तो उनसे जेलस करती थी या फिर उन्हें रिस्पेक्ट देती थी, एडमायर करती थी। लानिया हमारे किंगडम की शान थी। जब वीरियन और लानिया को आपस में प्यार हुआ, उनकी शादी हो गई थी। तब तक उनका नसीब बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में सब कुछ बिगड़ गया। जैसे ही इंसानों और एल्व्स के बीच में वॉर खत्म हुई, दोनों रेसेस के बीच में ट्रीटी को साइन होना था, लेकिन उस टाइम के ह्यूमन किंग ने षड्यंत्र रचा वीरियन को जान से मारने का, ताकि एल्व किंगडम के ऊपर इंसानों का राज हो जाए। ह्यूमन किंग किसी भी हालत में एल्व किंग को मारना चाहता था, इसी कारण से उसने कई सारी चालें चली। लानिया की प्रोफेसिस ने उसे पहले ही बता दिया था कि आखिर वीरियन किस तरीके से मर सकते हैं। आर्ट कहता है, लेकिन वो तो एक डिवाइनर थी ना, क्या वो ये सब होने से रोक नहीं सकती थी? रीनिया कहती है, अगर वो प्रोफेसिस को चेंज करने की कोशिश करती, तो ऐसे में वीरियन की डेथ का कारण सिर्फ चेंज होता, टलता नहीं। सिर्फ वीरियन को ही इस बारे में भी पता होता है कि उनकी वाइफ के ऊपर कितना बड़ा प्रेशर है। इसी कारण से वीरियन ने उनकी वाइफ को मना कर दिया कुछ भी कोशिश करने से। इसके बावजूद भी डेस्परेशन के चलते लानिया वीरियन की पीठ पीछे उन्हें बचाने की कोशिश करती रही। जब कभी भी मैं सिर्फ एक बार फ्यूचर में देखती हूँ, तो इससे मैं फील कर पाती हूँ कि मेरी लाइफ के दिन, हफ्ते या फिर कभी कभी महीने मेरी जिंदगी से कम हो चुके हैं। और यही काम लानिया ने अपने प्यार के चलते अपने हस्बैंड के लिए हर रोज किया, वीरियन को बचाने के लिए। लानिया हर रोज इससे लड़ती रही और फाइनली वो दिन आया जिस दिन प्रेजेंट के ह्यूमन किंग ने पास्ट किंग को जान से मार दिया, ताकि वो ह्यूमंस और एल्व्स के बीच की वॉर को खत्म कर सके। लानिया आखिर में अपने काम में सक्सेसफुल हो गई वीरियन की जान बचाने के लिए, लेकिन इस चक्कर में उसने अपनी पूरी जिंदगी को खर्च कर दिया
और इस इंसिडेंट के कुछ हफ्तों बाद वीरियन की बाहों में उसने अपना दम तोड़ दिया। इस बात के कारण से मैंने वीरियन से काफी लंबे समय तक नफरत करी और अपनी सिस्टर से भी नफरत करी कि वो मुझे इस वर्ल्ड में छोड़ के चली गई। आर्ट कहता है तो इसका मतलब वो आपकी बड़ी बहन थी। आर्ट अपने मन में कहता है वीरियन हमेशा ही फनी मूड में रहते हैं। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इनका पास्ट इतना दुखी हो सकता है। रीनिया कहती है आर्थर, मैं ये तुम्हें इसलिए नहीं कह रही हूँ ताकि मुझे तुमसे सिंपैथी मिल सके। मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए बताई क्योंकि मैंने भी उसी पावर का इस्तेमाल किया है जिससे कि मेरी सिस्टर मारी गई तुम्हारा फ्यूचर देखने के लिए। भाई साहब, अब ये बंदी रीनिया आर्ट को उसका फ्यूचर बताने वाली है कि उसने क्या देखा है। भाई साहब, हो सकता है कि वॉर के बारे में दिखाया जाए या फिर वॉर के भी बाद वाला सीन। इसी के साथ दोस्तों कमेंट करके जरूर से बताना कि वीडियो कैसा लगा है और अगले वीडियो का वेट करना बहुत ही जल्द आने वाला है।